ने पिछले लेक्चर में मल के अंतर्गत हम जो धातु मल देख रहे थे उसकी श्रृंखला को समाप्त किया था। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पेपर 1 के अंतर्गत वाक्य प्रवृत्ति, यानी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो फिजियोलॉजी होती है स्पीच की, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो स्पीच जो होता है वो टंग के द्वारा वगैरह स्पेशल सेंसेस में मॉडर्न के अंतर्गत आता है, लेकिन आयुर्वेद ने जो फिजियोलॉजी बताई है कि वाक्य प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो ये आत्मा मन का संयोजन हो के होने वाली वाक्य प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार से होती है उसका डिटेल में वर्णन हम इस और आने वाली कुछ लेक्चरों के अंतर्गत लेंगे। तो देखते हैं वाक्य प्रवृत्ति यानी फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच इन आयुर्वेदा। बोलने की प्रक्रिया को वाक्य प्रवृत्ति कहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उस नॉर्मल क्रिया को हम वाक्य प्रवृत्ति कहते हैं। ये जो अध्याय है हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे। वो पॉइंट सबसे पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम उसके अंतर्गत के पॉइंट 1 बाय 1 या फिर रैंडमली देखेंगे। तो वो पॉइंट्स लगभग 8 है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, उसकी व्याख्या कैसे होती है, और ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, शब्द निर्मिति के लिए आवश्यक महाभूत। शब्द निर्मिति जो होती है उसमें मुख्यतः किस महाभूत का अंतर्भाव होता है, यह हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, शब्द प्रसार के न्याय। शब्द का जो प्रसारण होता है उसके जिस प्रकार से धातु पाचन के 3 न्याय बताए गए हैं, उसी प्रकार से शब्द निर्मिति के भी 2 न्याय हैं, उसका हम वर्णन देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से होते हैं उसके स्थान के अनुसार, और उसके बाद वो उत्पत्ति के अनुसार, स्वरूप के अनुसार उसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, उसके बारे में हम वर्णन देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, उदान वायु का वाक्य प्रवृत्ति पे नियंत्रण। शब्द की निर्मिति वाद से संबंधित होती है और वाद की 5 जो टाइप्स होते हैं उसके अंतर्गत उदान वायु का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, तो यह देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, उदान वायु उच्छ्वास, बल, स्मृति इत्यादि कार्य का वाक्य प्रवृत्ति के कार्य से संबंध। इन सभी का वाक्य प्रवृत्ति से संबंध आता है। उदान वायु की ही कार्य है उच्छ्वास, बल, स्मृति इत्यादि, तो वो किस प्रकार से होता है, वो वाक्य प्रवृत्ति के ऊपर किस प्रकार से संबंधित होते हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शब्द की उत्पत्ति। जो पाणिनीय व्याकरणकार है उन्होंने शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है ये हम देखेंगे, क्योंकि ये जो पाणिनीय ये संस्कृत के व्याकरण की बहुत मतलब जो स्टार्टिंग की है वही कह सकते हैं। तो उन्होंने शब्द उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है तो ये देखना यहाँ पे लाजमी होता है, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, स्वर यंत्र के सामान्य परिचय। स्वर यंत्र जो होता है, लैरिंग्स वगैरह का वर्णन आयुर्वेद में तो नहीं है, लेकिन जो स्वर यंत्र के अंतर्गत जो अवयव है उसका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हम इस अध्याय के अंतर्गत देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे शब्द क्या होते हैं। तो शब्द क्या होता है इसमें हम सबसे पहले शब्द की व्याख्या देखते हैं। तो शब्द की व्याख्या हमें तर्क संग्रह के अंतर्गत मिलती है।
श्रोत्रग्राह्यो गुणों शब्द, यानी श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को शब्द कहते हैं। हम जो भी कानों के द्वारा सुनते हैं यानी श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसको शब्द कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शब्द निर्मिति के लिए आवश्यक महाभूत। शब्द यह आकाश महाभूत का विशेष गुण होता है। जो ज्ञानेंद्रिय है उसके अंतर्गत आपको पता है कि शब्द यह विषय जो होता है वह आकाश महाभूत से संबंधित और कर्ण श्रोत्रेंद्रिय से संबंधित होता है। तो आकाश महाभूत इसमें विशेष होता है। जिस पदार्थ में वस्तु में खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में आकाश महाभूत होता है। शब्द की निर्मिति के लिए खाली स्थान आवश्यक होता है और जिस भी स्थान में खाली स्थान होता है वहां पे किसी महाभूत का अधिष्ठान होता है तो वह होता है आकाश महाभूत। खाली स्थान होता है उसी वस्तु से आवाज निर्माण होता है। खाली स्थान होगा तभी उससे आवाज निर्मित होगी। इफ खाली स्थान नहीं है तो आवाज की निर्मित होना असंभव है। अवकाश के बिना ध्वनि निर्मित नहीं हो सकती। जैसे हम एग्जाम्पल ले, कोई तबला होता है, बांसुरी होती है, तो इसके अंतर्गत जो ध्वनि निर्मित होती है वो वहां पे स्पेस अवेलेबल है इसलिए होती है। सर्ववाद्यों में खाली स्थान होता है तभी उसमें शब्द की निर्मित होती है, धुन की निर्मित होती है। मनुष्य के शरीर में शब्द की निर्मित के लिए आवश्यक उरस्थान, कंठ, नासा इत्यादि अवयवों में आकाश महाभूत यानी अवकाश होने के कारण शब्द की निर्मित होती है। जो भी शब्द निर्मित के हमारे शरीर के अंतर्गत स्थान आते हैं, नासिका आती है, कंठ आता है, उरस्थान होता है, फेफड़े होते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गन्स है जहाँ से शब्द की निर्मित होती है या कह सकते हैं कि जहाँ से शब्द निर्माण होता है वहां पे अवकाश होता है और उस अवकाश के कारण ही शब्द की निर्मित होती है। इफ अवकाश नहीं होता मतलब आकाश नहीं होता है तो वहां पे शब्द की निर्मित पॉसिबल नहीं है। इसके संदर्भ में जो श्लोक आया है संहिता के अंतर्गत वो हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान 12/8, जिसमें कहा है वायु प्रवर्तको वाच्य प्रकृति शब्द स्पर्शियो। तो हमने वाद दोष के अंतर्गत जो वाद के सामान्य कार्य का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक चरक संहिता के वाताकलागली अध्याय 12वां अध्याय में देखा था, उसी के अंतर्गत शब्द निर्मिति के बारे में जो कहा गया है वो पार्ट हमने यहाँ पे लिया गया है कि वायु प्रवर्तको वाच्य प्रकृति शब्द स्पर्शियो। इसका मतलब वाणी का प्रवर्तक जो होता है वह शब्द और स्पर्श की प्रकृति से होता है। इसका मतलब शब्द की निर्मित के लिए हमें आकाश और वायु दोनों महाभूत आवश्यक होते हैं। ध्वनि निर्मित में आकाश महाभूत इतना ही वायु महाभूत का भी सहभाग महत्वपूर्ण होता है। आकाश महाभूत तो लगता ही है, उसके साथ साथ हमें वायु महाभूत भी चाहिए तभी हम शब्द की निर्मित कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आया है वह चक्रपाणी टीका के अंतर्गत आया है चरक सूत्र स्थान 12/8, चरक सूत्र स्थान के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक चक्रपाणी टीका। जो श्लोक सामान्य कर्म का ही है उसको और एलेबोरेट चक्रपाणी टीका ने किया है। उन्होंने स्पेसिफिक इस पॉइंट के संदर्भ में क्या कहा है यह हम देखेंगे। प्रकृति कारणम शब्द कारणत्वम च वायुर निर्मितिम आकाशानुप्रवेशात्। इसमें कहा है उन्होंने कि वायु का आकाश महाभूत में प्रवेश होने के कारण शब्द निर्मिति होती है। ठीक से समझ लीजिए, आकाश से वायु महाभूत की निर्मिति होती है। आपने जो निर्मिति के बारे में वर्णन देखा था उसमें देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले आकाश महाभूत बनता है उसके बाद वायु महाभूत की निर्मित होती है। लेकिन जब शब्द निर्मित होती है उसमें उल्टा होता है। वायु का
आकाश महाभूत में जब प्रवेश होता है, अप्रतिघात लक्षण आकाश महाभूत का कहा गया है। और वायु जब इसके अंतर्गत प्रवेश करता है तब शब्द की निर्मित होती है। एग्जाम्पल से हमें समझने में आसानी होगी, जैसे बांसुरी के खाली स्थान में जब शोषित वायु का प्रवेश होता है तब बांसुरी से ध्वनि का निर्माण होता है। आपको पता है बांसुरी अंदर से पूरी खाली रहती है और उसके ऊपर जो होल्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करके वॉइस का क्रिएशन किया जाता है। तो उस खाली स्थान में हम एयर को एक्सेल करते हैं और उसके बाद उसको जिस प्रकार से प्रेशराइज किया जाता है उससे शब्दों की, धुन की निर्मित होती है, वाणी की निर्मित होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान है दैट इज आकाश और हमने एक्सेल की है दैट इज वायु। तो आकाश में जब वायु चला गया तब जाके शब्द की निर्मित वहां पे हुई है। इसीलिए ध्वनि निर्मित तथा शब्द निर्मित के लिए आकाश वायु दोनों महाभूत की आवश्यकता होती है। ये दोनों महाभूत रहेंगे तभी शब्द निर्मित हो सकती है। अब शब्द निर्मित में सहभागी दोष, नेक्स्ट पॉइंट। तो वाद दोष शब्द निर्मित के लिए आवश्यक होता है क्योंकि वाद दोष का संगठन आपको पता है आकाश और वायु महाभूत है। उसके अंतर्गत जो 5 वायु के प्रकार होते हैं उसमें शब्द निर्मित के लिए जो वायु कार्य करता है वो होता है उदान वायु। तो हम उदान वायु ने शब्द निर्मित के संदर्भ में क्या कहा है ये देखते हैं। तो हम सुश्रुत संहिता का श्लोक देखते हैं। सुश्रुत निदान स्थान 1/14 और 15। सुश्रुत निदान स्थान के पहले अध्याय का 14वां तथा 15वां श्लोक। शब्द निर्मित होती है उदान वायु से, ये इसमें बताया गया है कि उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम वेत्ति पवनत्तम तेम भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते। श्रेष्ठ उदान वायु वह है जो ऊपर की गति करता हो तथा इसी उदान वायु से भाषण, गायन आदि विशेष कार्य होते। तो इस श्लोक में भाषण तथा गायन है, इसके द्वारा ये जो निर्मित होता है ये शब्द के टाइप से भाषण गायन, तो इसकी निर्मित जो होती है, इसके लिए जो ऊर्जा लगती है वो उदान वायु से प्राप्त होती है। तो उदान वायु ही शब्द की निर्मित के लिए कारणीभूत होता है, ये हम इसके ऊपर से कह सकते हैं। इसके संदर्भ में इसी श्लोक की कड़ी में डलहन टीका ने क्या कहा है कि सुश्रुत निदान स्थान 14/15 वही श्लोक है डलहन टीका का कि भाषित गीतादि रीति आदि शब्दात उच्छ्वास आदि विशेष, बोलना गायन करना के साथ उच्छ्वास एंड एक्सपीरेशन, यह भी उदान वायु के विशेष कार्य है। वाक्य प्रवृत्ति, प्रक्रिया व उच्छ्वास इसका पास का संबंध होता है, यह इससे सिद्ध होता है। हम बोलते हैं या फिर गाते हैं, ये जिस वायु के ऊपर डिपेंड होता है यानी उदान वायु के ऊपर डिपेंड होता है, वही वायु हमारे उच्छ्वास की प्रक्रिया भी करता है, एक्सहेलेशन की प्रक्रिया भी करता है। ओके, उच्छ्वास यानी इंस्पायर किया हमने और निश्वास भी होता है एक्सपिरेशन। तो ये जो कार्य होता है वो उदान वायु से संबंधित है। तो ये जो क्रियाएं करता है वही हमारे रेस्पिरेशन में भी सहायक होता है। तो ये दोनों एक ही करता है। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो प्रक्रिया होती है वाक्य प्रवृत्ति की और रेस्पिरेशन की, इसका पास का संबंध होता है। शब्द की निर्मिति में सहभागी अवयव। अब इस शब्द की निर्मिति में कौन कौन से अवयव जो होते हैं वो सहभाग लेते हैं। तो शब्द की निर्मिति में जिह्वा, स्वरवाही धमनियां, कंठ, तालु, जिह्वा इसलिए कहा है क्योंकि जिह्वा का संपर्क आके यह अवयव कार्य करते हैं। जिह्वा, दंत, नासा
यह अवयव इत्यादि अवयव। उसके बाद फेफड़े, नाभि प्रदेश। तो इसको हम बारी बारी 1 बाय 1 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जिह्वा के बारे में, टंग के बारे में। चरक शायरिस्तान में इसके संदर्भ में श्लोक आया है 1/26। चरक शायरिस्तान पहले अध्याय का 26वां श्लोक। जिह्वा वागेन्द्रियम वाक्य च सत्या ज्योतिस्तमो अमृता। यहाँ पे जो वर्णन आया है वो कुछ अलंकारिक तरीके का है, वो हम देखते हैं अभी। जिह्वा वाग इंद्रिय है, यानी वाक करने वाली, जिससे हम बोल पाते हैं, वाक इंद्रिय है। यह वाक यानी वाणी सत्य तथा असत्य, अनृता का मतलब होता है झूठ, इस दो तरह से कर सकते हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं वाणी के द्वारा। सत्यवाक ज्योतिर्मय, जो सत्यवाक होता है वो ज्योतिर्मय होता है, यानी सत्व गुण प्रदान होता है। और अरुत्वाक जो होता है, जो झूठ होता है, वो तमोगुण का होता है। यहाँ पे ये बतलाया गया है कि हम वाणी के द्वारा झूठ भी बोल सकते हैं और सत्य भी बोल सकते हैं। सत्य अगर बोलते हैं तो वो ज्योतिर्मय होता है, वो ज्ञान का प्रकाशक होता है, और इसका मतलब वो सतोगुण प्रदान होता है। और अगर सत्य असत्य बोलते हैं, अनुरुद्ध होता है, तो वो झूठ जो होता है वो तमोगुण को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा गया है। यह वर्णन यहाँ पे मिलता है, इसीलिए कहा गया है कि ये अलंकारिक वर्णन है। बोलने की प्रक्रिया में जिह्वा का महत्वपूर्ण सहभाग होता है, इसीलिए जिह्वा को कोई जख्म होने पर या जिह्वा बंधन जो टंग के नीचे होता है, लिंगुला फ्रेनुलर लिंगियम जिसे कहते हैं, तो जब छोटा होता है तब जिह्वा की हलचल सहजता से नहीं होती और टठड़धना दैट इज एग्जाम्पल शब्द बोलने में समस्या उत्पन्न होती है। ओके, ट ठ ड ढ ण ये शब्द होते हैं, ये इसके लिए टंग जो होती है, ये टंग का टर्न होके पैलेट को लगना जरूरी होता है। तो उस वक्त अगर फ्रेनुलर लिंगियम छोटा होता है तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाता है, और इन शब्दों की उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते। किसी प्रकार का जख्म भी अगर टंग को होता है, वो ठीक से हम बात नहीं कर पाते। तो टंग का होना, टंग का ठीक होना, टंग का मसल रिलेशन भी अच्छी तरीके से होना, उसका प्रॉपर शेप में होना आवश्यक होता है। जब वो होगा तभी हम योग्य तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद स्वरवाही धमन्य, स्वर यंत्र जो होता है वो लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड उससे जो निर्मित होता है उसको कहते हैं। तो उसको संदर्भ चरक सुश्रुत आदि ग्रंथों में नहीं मिलता, परंतु सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में स्वर भेद अध्याय में स्वर वह स्रोत का संदर्भ मिलता है। लैरिंग्स के बारे में या वोकल कॉर्ड ऐसा कोई वर्णन हमें संहिता और ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन स्वर भेद का अध्याय के बारे में जो सुश्रुत संहिता ने कहा है उसमें स्वर वह स्रोतस ये बतलाया गया है। तो हम देखेंगे स्वर वह स्रोतस क्या होते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में स्वर भेद के हेतु के बारे में क्या कहा है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 53/3, सुश्रुत उत्तर तंत्र के 53वें अध्याय का 3रा श्लोक। अति उच्च भाषण विष अध्ययनाति गतिशीतादिभि प्रकुपिता पवनादयस्तु स्रोतसु ते स्वरवहेषु गतां प्रतिष्ठितां हन्युः स्वरम भवति च अपि हि षड्विधः सः। स्वर भेद के हेतु संप्राप्ति के संदर्भ में यहाँ पे हमें वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि बहुत ऊंचे स्वर से बोलना या भाषण देना, विष का सेवन, अधिक
उच्च स्वर से अध्ययन तथा आघात के समान प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुए वाद आदि दोष स्वरवाहक स्रोतों में अधिष्ठित होकर स्वर को नष्ट कर देते हैं। इसको स्वर भेद कहते हैं और यह स्वर भेद के 6 प्रकार होता है। तो यहाँ पे स्वर भेद जो होता है उसके कारण बतलाए गए हैं कि बहुत अगर ऊंचे स्वर में बोला जाता है, भाषण किया जाता है और ज्यादा समय तक होता है, विष सेवन की वजह से तो अत्यवस्था हो जाती है, उसके कारण स्वर के ऊपर तो परिणाम होगा। कुछ इस प्रकार से विषयुक्त आहार होते हैं जो स्पेसिफिकली स्वर के ऊपर ही आघात करते हैं। उसके संदर्भ में हम वर्णन नहीं देखेंगे क्योंकि अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के कुछ विष होते हैं। अधिक उच्च स्वर से अगर अध्ययन करते हैं, ज्यादा समय तक उच्च स्वर में अध्ययन किया जाता है या कोई आघात उसके ऊपर होता है, तो आघात के समान प्रकोपक कारणों से आपको कभी कभी पता होगा कि एकदम किसी की वाचा चली जाती, कोई मानसिक आघात होता है तो इस प्रकार का भी देखा जा सकता है कि वाचा चली जाती है। तो आघात, तो यहाँ पे शारीरिक के साथ साथ मानसिक आघात का भी उसमें अंतर्भाव होगा कि आघात के समान प्रकोपित कारणों से प्रकोपित हुए वात आदि दोष। वात जो होता है उसका हम नर्वस सिस्टम से कोरिलेशन करते हैं। वात की ही प्रकार की वजह से बोलना होता है, उस नर्वस के ऊपर अगर इफेक्ट होता है और उसके वजह से अगर उदान वायु के ऊपर कोई प्रकोपक आघात हो जाता है तो उसकी वजह से वाचा जाती है। ऐसा हम कोरिलेशन एक वहां पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की बात आदि प्रकोपक दोष जो हो जाते हैं, प्रकोपों के कारणों से प्रकोपित हुए वातादि दोष स्वरवाहक स्रोतों में अधिष्ठित होकर स्वर को नष्ट कर देते। ओके, इसको स्वरभेद कहते हैं। एवं यह स्वरभेद जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो ये स्वरभेद जो अध्याय सुश्रुत संहिता में कहा गया है उसके हेतु बतलाए गए हैं। उसके 6 टाइप्स थे, उसके बारे में तो वर्णन नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि स्वर व स्रोतस का वर्णन उन्होंने कहा है। तो ये स्वर व स्रोतस क्या होता है, तो इसकी बारे में जो हमें ओपन करके बताया गया है और डिटेल में बताया है वो डलहन संहिता में मिलता है। स्वरव स्रोतस को डलहन ने स्वरवाही धमनिया कहा है और उसके द्वारा उन्होंने बताया है कि स्वरव स्रोतस क्या होता है। तो इसी श्लोक का जो डलहन टीका में वर्णन है, सुश्रुत तंत्र 53/3 डलहन टीका, उन्होंने कहा है स्वरवहेषु स्रोतसु शब्दवाहिनीषु धमनीषु। काफी बड़ा श्लोक है, लेकिन स्वर व स्रोत के बारे में उन्होंने क्या कहा है हम वही देखते हैं कि सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में धमनी विषयक प्रकरण में शब्द व धमनियां 4 है ऐसा संदर्भ मिलता है। तो यहाँ पे सर्वेषु स्रोतसु शब्द वाहिनीषु धमनिया, सर्व स्रोतस वही होता है जो शब्द वाहिनियां धमनियां होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी शब्द वाहिनी धमनियां क्या होती है, ये शब्द वाहिनी जो धमनियां है इसका वर्णन इसके पहले शारीर स्थान में सुश्रुत संहिता में हमें मिलता है। अगर हम वो शब्द वाहिनी धमनियां जो होती है उसके बारे में जान लेते तो हम ये जान लेंगे कि स्वर व स्रोतस क्या होता है। तो ये 4 शब्द व ध्वनियों का वर्णन किया है। शब्द व ध्वनियों का कार्य, तो शब्द व ध्वनियां 4 होती है, लेकिन उसकी दो की पेयर होती है। पहली होती है वो एक पेयर, दूसरी होती है पेयर, पूरी मिला के 2 पेयर्स 4 ध्वनियां। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, डलहन टीका में शुश्रूष शारीर स्थान में इसका वर्णन मिला है। तो वह टीका का वर्णन यहाँ पे देखते हैं। डलहन टीका शुश्रूष शारीर स्थान 9/5। द्व्याभ्याम भाष्यते द्व्याभ्याम घोष करोति, यानी 2 शब्दवाहिनी धमनियां बोलने की प्रक्रिया में सहायभूत होती है और 2 धमनियां घोषयुक्त ध्वनि का निर्माण करती है।
दो मैंने कहा था पेयर होता है, तो धमनियां जो होती है वो बोलने की प्रक्रिया में सहायभूत होती है, जबकि दो जो धमनियां होती है वो घोष युक्त ध्वनि का निर्माण करती है। अब इसी श्लोक की कड़ी में उन्होंने उसका और वर्णन किया है आगे कि भाषादिति तालवदि स्थानम व्यापार निषादिता कारादि वर्ण व्यक्तियुक्तम शब्दम करोति, यानी तालु जिह्वा दंत इत्यादि अवयवों के सहायता से जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं उसे भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दादा मामा जो भी हम वर्ड उच्चारित करते हैं वह दो शब्दवाहिनी ध्वनियों द्वारा मुख से शब्द रूपी भाषा बोली जाती है। तो जो शब्दवाहिनी ध्वनियां होती है उसके द्वारा हम बोल सकते हैं, जबकि आगे कहा है घोषित तद विपरीत अव्यक्तम शब्द। इसका मतलब अव्यक्त जो शब्द होते हैं जैसे है हुंकार लेना, ओके, ओम, इसमें हुंकार लिया जाता है। हम कोई गाने गुनगुनाते हैं तो इसे घोष कहते हैं। घोष रूपी शब्द को ही ध्वनि कहते हैं। घोष रूपी शब्द में शब्द नहीं होते, एक प्रकार की वॉइस होती है। हम गाना गुनगुनाते हैं तो उसमें वॉइस क्रिएट होती है, लेकिन शब्द होते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से उपलक्षित नहीं होती, जैसे हम बोलने के बाद व्यक्त होते हैं। तो वर्डिंग जो होती है वर्डिंग नहीं होती है, लेकिन एक प्रकार की वॉइस क्रिएट होती है। इसको घोष कहते हैं। और वो जो उत्पन्न होते हैं वो घोष वह ध्वनियां जो होती है, शब्द व ध्वनियों में उसका अंतर्भाव होता है, उसके द्वारा ही उसका भी कार्य होता है। तो ये जो शब्द बना हुआ ध्वनियों का कार्य होता है उसी को स्वरभव श्रुतस कहते हैं, जो हमें दलहन टीका के एक्सप्लेनेशन मिलता है शुश्रूषारिस्थान के 90वें अध्याय के 5वें श्लोक। अब हम अदर ऑर्गन देखते हैं जो शब्द निर्मित के लिए सहायभूत होते हैं। कंठ, दंत, तालु, जिह्वा, नासा इत्यादि अवयव। इन अवयवों की सहायता से अलग अलग शब्द मुख से बोले जाते हैं, जैसे तथना। यह शब्द बोलते वक्त जिह्वा व दांतों का सहयोग होता है। क ख ग घ यह शब्द कंठ से निर्माण होते हैं। प फ ब भ ये शब्द होठों से निर्माण होते हैं। ट ठ यह शब्द तालु तथा जिह्वा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। कंठ, मुख व नासागुहा की खाली स्थान में ध्वनि वर्धन करके आवाज बड़ा होता है। कंठ, मुख, नासागुहा, इसमें जो खाली स्थान होता है उसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड होता है, ध्वनि का वर्धन होता है। ये जितने भी शब्द कहे वो स्पेसिफिक जगह पे हमारी जिह्वा का टच होने की वजह से क्रिएट होता है। इसका वर्णन डिटेल में संस्कृत के उच्चारण स्थान में आया है, या आपने वहां पे पढ़ाई होगा, या फिर आप संस्कृत में वो देख सकते हैं, उसका वहां पे विशेष वर्णन मिलता है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इसमें स्पेसिफिक किस प्रकार के वर्ण उत्पन्न होते हैं वो क्या कहा है इसके बारे में वर्णन इस वाक्य प्रवृत्ति की एंडिंग में देखेंगे। अब यहाँ पे हमने यही देख रहे हैं कि कौन कौन से अवयव शब्द निर्मित के लिए सहायभूत होते हैं। नेक्स्ट जो अवयव होते हैं वो है फुफ्फुस या फिर फेफड़े। शब्द उत्पत्ति में फेफड़े महत्वपूर्ण सहभाग लेते हैं। मनुष्य जब बोलने की शुरुआत करता है तब फुफ्फुस से उच्छ्वासित हवा तेजी से सर्व स्रोतस में प्रवेश करती है, वो इसीलिए सर्व स्रोतस में शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द निर्मिति में जो फेफड़े होते हैं उसका महत्वपूर्ण सहभाग होता है। मनुष्य जब भी बोलने की शुरुआत करता है तो फेफड़े से जो हवा उच्छ्वासित होती है यानी निष्क्रमित होती है, एक्सहेल होती है, वो हवा तेजी से सर्व स्रोतस में यानी इस धमनियों में प्रवेशित करती है। इसीलिए सर्व स्रोतस में शब्द की उत्पत्ति होती है। फेफड़ों के से आने वाले उच्छ्वासित वायु के द्वारा शब्द की निर्मिति होती है। उच्छ्वासित हवा का वेग फेफड़ों
के बल पर अवलंबित होता है। जो हम एयर एक्सेल करते हैं वो डिपेंड करती है कि हमारे फेफड़ों का, हमारे फुफ्फुस, हमारे लंग्स का बल कितना है, उसका पावर कितना है। अगर उसमें किसी प्रकार की विकृति रहेगी, फाइब्रस जनरेशन हुआ होगा या फिर कोई बैड हैबिट्स की वजह से लंग्स के में किसी भी प्रकार की विकृति होगी, तो उसकी वजह से लंग्स का बल कम होगा, ताकत कम होगी, और उसका परिणाम हवाओं के ऊपर होगा। जो गायन होता है, जो भाषण होता है, जो बोलना होता है, जो स्वर होता है, इन सभी के लिए लंग्स की फिजियोलॉजी में ही रहना, मतलब पैथोलॉजी अगर उसमें क्रिएट हो गई तो उसका परिणाम इसके ऊपर होगा ही। तो सांस के कामों में भी विकृति आती है और बोलना या इस कार्य में भी विकृति आती है अगर लंग्स में कोई विकृति होती है, क्योंकि लंग्स से ही एक्सेल होने वाले एयर पे जो बल होता है वो शब्दों के बोलने का अवलंबित होता है। फेफड़ों का बल जितना उत्तम, उतनी तेजी से उच्छ्वासित हवा सर्वश्रुतस में प्रवेश करती है। उसका बल जितना अच्छा होगा उतना उत्तम तेजी से एक्सलेशन ऑफ एयर होगा। ओके, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन उतना अच्छे से होगा, तो वह सर्वश्रुतस में प्रवेश करेगा और उसी कारण मनुष्य दीर्घकाल तक बड़े आवाज में बोल सकता है। तो ये जो एक्सपिरेशन होता है, हमने इसके पहले भी उदान वायु के कार्य में देखा था कि बोलना तथा गायन करना तथा उच्छ्वास जो होता है, एक्सपिरेशन जो होता है, ये सभी कार्य उदान वायु के द्वारा ही किए जाते हैं। और ये कार्य लंग्स इस अवयवों के साथ संबंधित होते हैं। तो जो हमारी एक्सलेशन एयर होगी वो जितना मजबूत होगा, उत्तम होगा, उतना ही दीर्घकाल तक व्यक्ति बड़े आवाज में बोल सकता है। तो इसके लिए उदान वायु साथ साथ फेफड़ों का प्राकृत रहना आवश्यक होता है। इसमें 2 पॉइंट आएंगे कि फेफड़ों से उच्छ्वासित हवा यानी एक्सपिरेशन की गति के कारण वाक्य प्रवृत्ति के लिए लगने वाली ऊर्जा मनुष्य को मिलती है। हम जो एयर एक्सेल होती है उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है बोलने के लिए। ओके, तो वो जो बोलने की ऊर्जा होती है वो फेफड़ों के निकलने वाली वायु के ऊपर अवलंबित होती है। वाक्य प्रवृत्ति के लिए वही से ऊर्जा मिलती है। नंबर 2, दीर्घकाल बड़े आवाज में बोलने के लिए मनुष्य का उरस्थान बलवान होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे उरस्थान बतलाया गया है, जबकि इसके पहले लंग्स का वर्णन है। तो अगर उरस्थान कहा जाता है तो उसके साथ रिबकेज, मसल्स अटैच टू द उर प्रदेश जो भी होती है, इन बिटवीन द रिब्स, या फिर वहां पे जो भी मसल होती है, ये भी बोलने के लिए सहायभूत होती है। उस रीजन की जितनी भी मसल होती है जो रिब केज को अटैच रहती है, वो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो एयर का होता है, रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा, जो मसल उसमें वर्कआउट करती है वही मसल बोलने में भी सहायभूत होती है। तो उर प्रदेश अगर बलवान होगा तो दीर्घकाल तक व्यक्ति बड़े आवाज में बोल सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई हाइटेड या अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है तो उसका आवाज भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि उसके वजह से बड़ा है तो उसके वजह से उसके ऑर्गन्स भी बड़े, और रिब केज बड़ा होगा तो उसकी वजह से मसल वगैरह उसकी पावर भी ज्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से आवाज भी बड़ा होगा, दीर्घ काल तक वो व्यक्ति बोल सकता है। नेक्स्ट है नाभि प्रदेश। तो नाभि प्रदेश जो होता है उसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? आयुर्वेद शास्त्र में शब्द की उत्पत्ति नाभि प्रदेश से होती है ऐसा बताया गया है। विशेषकर गंभीर आवाज के स्वर की उत्पत्ति नाभि प्रदेश से होती है।
एग्जाम्पल के तौर पर ओमकार का उच्चार करते वक्त नाभि प्रदेश के स्नायु का अंकुंचन करना पड़ता है। जैसे दीर्घकाल से जोर से बोलने के लिए पेट के स्नायु का इस्तेमाल होता है, इसीलिए वाक्य प्रवृत्ति में नाभि प्रदेश का सहभाग होता है। आयुर्वेद में कहा है कि नाभि प्रदेश जो होता है वहां से, नाभि से शब्द की उत्पत्ति होती है। जो गंभीर स्वर होते हैं, ओके, जो स्वर, वह स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। एग्जाम्पल हमने देखा कि ओमकार का, तो हम डीप इनहेलेशन करते हैं और उसके बाद फिर ओम, ऐसा लॉन्ग उसमें उच्चारण हम करते हैं। तो ये जब करते हैं उस वक्त हमारी पेट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इनहेलेशन करते हैं, उसके बाद एयर एक्सेल करते हैं। तो जो पेट की मसल होता है उसका भी हमने इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये जो गंभीर स्वर होते हैं उसकी निर्मित जो कही गई है वो नाभि से उत्पन्न होती है, ऐसा कहा गया है। इसके बारे में काफी सुंदर वर्णन हमें शांगद संहिता में मिलता है, वो तो हम अभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये वर्णन वहां पे हमें मिलता है। उच्छ्वासित हवा तेजी से स्वरवाही स्रोत से कंठ द्वारा मुख में आती है, तब स्वरवाही धमनियों में उच्छ्वासित वायु के कारण कंपन निर्माण होकर ध्वनि निर्माण होती है। हम जो एयर एक्सेल करते हैं वो एयर तेजी से स्वरवाही स्रोत यानी जो धमनियां होती है वहां पे आती है और कंठों द्वारा मुख से वह जब बाहर आती है, सर्वधमनियों में उच्छ्वासित वायु के कारण कंपन होता है। तो ये जो एयर ऑफ एक्सेलेशन होता है उस वक्त ये सर्वधमनियों में कंपन होने के कारण जो गति निर्माण होती है, उस गति के कारण वहां पे ध्वनि का निर्माण होता है। यह ध्वनि कंठ मार्ग से मुख में आकर जिह्वा, दंत, इन अवयवों के सहाय से उनका रूपांतरण वर्णात्मक शब्दों में होकर बोला जाता है। तो जब एयर एक्सेल होती है तो यह ध्वनि कंठ मार्ग से मुख में आएगी और उसके बाद फिर जिह्वा, दंत, इन अवयवों की सहायता से जैसे हम बोलते हैं उसके कारण उसका वर्ण में परिवर्तन होकर बोला जाता है। तो जब वो नाभि से निकलती है तब उसमें सिर्फ ध्वनि होती है, वर्ण नहीं होता है। वर्ण जब निर्माण होता है जब वो कंठ मार्ग में आती है, मुख में आती है, तब उसमें वर्ण की निर्मित होती है। इसीलिए जिस व्याधि में श्वसन प्रक्रिया विकृत हो जाती है, जैसे श्वास है, काश है, इन व्याधियों में मनुष्य ठीक से बोल नहीं सकता है और उसे बोलते वक्त सांस भर आती है। तो क्या होता है एक्चुअली, इसमें विकृति हो जाने के कारण, जब श्वास से विकृति होती है, ये श्वसन प्रक्रिया से संबंधित व्याधि है, ये जब विकृति हो जाती है तो उसका परिणाम व्यक्ति के बोलने के ऊपर भी होता है, क्योंकि बोलने से संबंधित जो अवयव होते हैं जैसे फेफड़े, उसमें विकृति हो गई तो उसकी वजह से बोलने में भी दिक्कत आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उदान वायु के बल व वाक्य प्रवृत्ति, इन कार्यों का परस्पर संबंध क्या होता है। अब ये जो वर्णन था, जो अवयव हमने देखे, उसका मुख्यतः जो संबंध था उदान वायु के साथ था। इसीलिए यह पॉइंट यहाँ देखना आवश्यक होता है कि उदान वायु के बल का वाक्य प्रवृत्ति के ऊपर प्रवृत्ति, इस कार्य की से क्या संबंध है। दीर्घकाल व बड़े आवाज में बोलने के लिए वायु का प्रवेश ज्यादा तेजी से सर्वोह स्रोत में होना आवश्यक है। इसीलिए फेफड़ों का बल उत्तम होना महत्वपूर्ण होता है। दीर्घकाल तक बड़े आवाज में अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए वायु का जो प्रवेश ज्यादा तेजी से सर्वोह स्रोत में होना आवश्यक होता है। इसीलिए फेफड़ों का बल उत्तम होगा तभी ये कार्य हो सकता है। शारीरिक बल भी उदान वायु पर अवलंबित होता है।
आपको पता है शारीरिक बल भी उदान वायु के ऊपर ही अवलंबित होता है, क्योंकि हम अगर कोई चीज उठानी हो तो उसके लिए सांस रोक लेते हैं, उदान वायु को रोक लेते हैं और उसके बाद हम कोई चीज उठाते हैं। तो शारीरिक बल भी जो होता है वो उदान वायु पे ही निर्भर होता है। शारीरिक बल जितना उत्तम, उतना बोलते वक्त आवाज स्पष्ट और बड़ा हो। तो हमारा शारीरिक बल उत्तम होगा तो उसकी वजह से उदान वायु उत्तम होगा, और उदान वायु उत्तम होगा तभी हम स्पष्ट और बड़ी आवाज में बोल सकते हैं। दुर्बल मनुष्य ज्यादा समय बोल नहीं सकता। आपको पता है अगर आप वीक होते हैं या बीमार होते हैं तो शब्द निकल नहीं पाता है, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति की ताकत जो होती है वो कम हो जाती है। तो दुर्बलता के कारण शब्द निकल नहीं पाते। तो दुर्बल मनुष्य ज्यादा समय बोल नहीं सकता तथा श्वास काश इन उदान वायु की विकृति में फेफड़ों का बल कम होने से मनुष्य स्पष्ट बोल नहीं सकता। अब लंग जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर उसका बल कम हो गया तो शब्द निर्मिति में विकृति आएगी। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है कि जितना उदान वायु का बल अच्छा है उतना वाक्य प्रवृत्ति योग्य तरीके से बड़े आवाज में स्पष्टता से ज्यादा वक्त तक हम कर सकते हैं, शब्द निर्मिति कर सकते हैं। तो यह उदान वायु के बल का संबंध था वाक्य प्रवृत्ति के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ताकि काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है, लेकिन पूरे पॉइंट आज हम कवर अप नहीं कर सकते। आज हमने कुछ जो देखा उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने कुछ 8 पॉइंट देखे जिसके अनुसार हम वाक्य प्रवृत्ति देखने वाले हैं। शब्द की व्याख्या हमने देखी, उसके बाद शब्द निर्मिति के लिए आवश्यक कौन से महाभूत होते हैं ये हमने देखा। स्वरध्वनियां कौन सी होती है ये हमने देखा। स्वरध्वनियों के कार्य किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से अवयव शब्द निर्मिति के लिए सहायभूत होते हैं, उन अवयवों के बारे में हमने देखा। और उदान वायु के बल का किस प्रकार से परिणाम होता है वाक्य प्रवृत्तियों के ऊपर हमने यह देखा। आगे के लेक्चर में हम उदान वायु के स्मृति वाक्य प्रवृत्ति का क्या संबंध होता है, पाणिनीय शिक्षा शास्त्र, और उसके बाद फिर जो शब्द प्रसरण की न्याय होते हैं इसके बारे में वर्णन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।